अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हमारा आज का लेक्चर नंबर 5, क्रैश कोर्स का, क्लास 11 का। हम लोगों ने कल वाली क्लास में वेक्टर्स के टॉपिक्स को डिस्कस किया था, समझा था, सीखा था, जिसमें हम लोगों ने वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। और वेक्टर्स और स्केलर्स की डेफिनेशंस क्या होती हैं, उनके दरमियान डिफरेंसेस क्या होते हैं, और इसी तरीके से वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। और फिर हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में जो हमने टाइप डिस्कस करी थी वो थी यूनिट वेक्टर। और मैंने आपको ये बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टाइप्स के अंदर, क्योंकि यूनिट वेक्टर की जो है वो एक से ज़्यादा डेफिनेशंस होती हैं, उसका अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, उसकी अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है यूनिट वेक्टर की ना। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। और कल हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा चीज जो सीखी थी, समझी थी, वो थी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं या कर सकते हैं, ये हमने इसकी कल प्रैक्टिस करी थी, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई भी एक उससे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ 3i प्लस 4j। अब मैंने आपको ये कहा था ना, कल हम एक छोटे से सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और हम ये सीखेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि हम यूनिट वेक्टर को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कल तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना सीखा था कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और अब हम ये डिस्कस करते हैं यहाँ पर एक दो सवाल के अंदर या एक दो क्वेश्चंस के अंदर कि अब यूनिट वेक्टर को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, यूनिट वेक्टर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, आपको एक यहाँ पर एक वेक्टर गिवन है और वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है, 3i+4j। और आपसे कहा जा रहा है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करें। और हमने कल सीखा था कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है कि आपको जो भी वेक्टर गिवन हो, आपने उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो वेक्टर की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 3i+4j, ये वेक्टर है। अब आपकी मर्जी है, इस वेक्टर को आप कोई भी नाम दे दें। इस वेक्टर को आप ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें, एफ कह दें, वी कह दें, कुछ भी कह दें। लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर ए कहते हैं तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल इसको हम वेक्टर को ए कह देंगे। तो भाई हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें एक वेक्टर की वैल्यू गिवन है, लेट सपोज ए, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3i+4j, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करें, और यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ए, उसके ऊपर कैप, और ये हमें फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन, आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। तो सबसे पहले एक काम ही करते हैं कि क्यों ना इस वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना जरूरी है। मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किए बगैर आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पहले इसका अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो भाई सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं, मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो हमें पता है कल हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था। तो अगर वेक्टर का नाम ए है तो ax² + ay² + az²। और इत्तेफाक की बात, यहां पर ए एक्स की वैल्यू तो है, इधर ए वाई की वैल्यू भी है, लेकिन यहां पर जेड वाली वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां पर के नजर नहीं आ रहा आपको। तो यहां पर दो ही वैल्यूज हैं। तो जो भी वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, जो भी कंपोनेंट्स आपको गिवन होते हैं, बस आपने उनका स्क्वायर करना होता है। अब जैसे यहां पर क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले 3i गिवन है, तो 3i और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4j गिवन है, तो 4j और इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो रेडिकल 3i² + 4j²। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो इस पहले स्टेप के अंदर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जल्दी से फाइंड कर लेते हैं।
अब देखो स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 के बाद लगा हुआ है आई और आई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, 16 के बाद जे लिखा हुआ है तो जे के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। और हमें पता है कि आई स्क्वायर, जे स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यूज जो होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स बचेंगे। नंबर्स क्या बचेंगे? 9 बचेगा और 16 बचेगा। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी इक्वल टू, सिर्फ 9 बचेगा और सिर्फ 16 बचेगा। 9 प्लस 16, आई स्क्वायर और जे स्क्वायर कहां चले गए? तो आप आगे मेंशन कर सकते हैं कि आई स्क्वायर और जे स्क्वायर इनकी वैल्यूज बराबर होती हैं 1 के। ये आपने आगे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब 9 प्लस 16 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 9 प्लस 16 तो ये बन जाएगा रेडिकल 25, और 25 का परफेक्ट रेडिकल होता है 5। तो पता चला हमें कि इस वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5। ये हमारा आंसर नहीं है, ये अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। अब हम आंसर निकालेंगे। अब हमारा फाइनल जो स्टेप होगा उसमें हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू पता चलेगी। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, हमसे कहा गया था कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड को निकालना आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो अब हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर जो हमसे पूछा गया है। तो भाई यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला A इज इक्वल टू वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। अब हम ऊपर वैल्यू पुट करेंगे वेक्टर की एज इट इज जो गिवन है, उसमें कुछ नहीं करना चेंज। जो एज इट इज वेक्टर की वैल्यू गिवन है वो एज इट इज ऊपर पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? ये देखो, A की वैल्यू कितनी गिवन है? 3i प्लस 4j, और डिवाइड के अंदर मैग्नीट्यूड हमने क्योंकि कैलकुलेट कर लिया है 5, तो हम एज इट इज अपॉन में 5 पुट कर देंगे। तो बेसिकली हमारा ये आंसर आ गया है। ये है यूनिट वेक्टर 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5। 5 क्या है? इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी बेसिकली ये क्या है? यूनिट वेक्टर की वैल्यू है, ठीक है ना। और इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू नंबर्स को डिवाइड कर लो, जैसे कि 3/5 i प्लस 4/5 j, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। भाई ये जो 5 है होल डिवाइड में है ना, तो आप इसको सेपरेट कर दो। होल डिवाइड का मतलब इस 5 को मैंने 3 के नीचे अलग लिख दिया और इस 5 को मैंने 4 के नीचे अलग लिख दिया। तो 3/5 और साथ में i, 4/5 और साथ में j आ गया। तो फाइनली हमारे पास ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं आसानी से किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ i प्लस j। हमें एक वेक्टर गिवन है i प्लस j, या इसको कर देते हैं i प्लस j प्लस k। ये एक वेक्टर है i प्लस j प्लस k, और आपने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब देखो ये जो मैंने आपको सॉल्व करवाया ना, ये तरीका, इसके दो तरीके होते हैं। या तो मैग्नीट्यूड को अलग से फाइंड करके फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो और डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर अपॉन में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते जाओ। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा जो तरीका है, जो पॉसिबल तरीका होता है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। अभी मैंने क्या किया था? मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड किया था और फिर उसको इन दी एंड फॉर्मूले में पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। और इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर वेक्टर गिवन है, वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं। कितनी गिवन है? i प्लस जे प्लस के, और हमसे पूछा जा रहा है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये फाइंड करना है हमें। अब मैं जो आपको बता रहा हूं किस तरीके से, यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेक्टर को डिवाइड करना होता है उसी के मैग्नीट्यूड के साथ, है ना। अब मैं अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर रहा, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज पुट करने के बाद इसी में सॉल्यूशन कर लो, अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आप उस वाले मेथड को फॉलो कर लें या इसको कर लें, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। अब इसको करके दिखा देता हूं मैं। वेक्टर यूनिट वाला, ठीक है ना, ए की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे, ये वाली i प्लस जे प्लस के, एज इट इज, कुछ नहीं चेंज करना। ऊपर तो जो गिवन है एज इट इज वही आपने कॉपी पेस्ट करनी है, और डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब डिवाइड में हमें मैग्नीट्यूड का सॉल्यूशन करना है। अब हमें डिवाइड में सॉल्यूशन करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हर स्टेप के अंदर मैग्नीट्यूड का सॉल्यूशन होगा। तो भाई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? रेडिकल ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और प्लस az स्क्वायर।
तो यहां पर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करने के लिए ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पर क्या है, सिर्फ आई, यानी कि ए एक्स की वैल्यू यहां पर सिर्फ आई है क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है। ए वाई की वैल्यू यहां पर सिर्फ जे है और ए जेड की वैल्यू यहां पर सिर्फ के है। अगर कोई नंबर के साथ होता तो हम नंबर के साथ पुट करते। ये देखो यहां पर था 3i, तो 3i का स्क्वायर किया, 4j तो 4j का स्क्वायर किया। अब यहां पर नंबर्स ही नहीं है तो जस्ट हमें i j और k पुट करना है। तो रेडिकल में क्या आएगा, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर। सिंपल। नंबर्स होते तो नंबर्स का स्क्वायर किया जाता, अब नंबर्स नहीं है तो हमें एक बात पता है कि आई स्क्वायर भी 1 होता है, जे स्क्वायर भी 1 होता है और के स्क्वायर भी 1 होता है। इसका मतलब इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो भाई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर एज इट इज पुट करेंगे, ऊपर कुछ नहीं करना, आई प्लस जे प्लस के एज इट इज। हाँ डिवाइड में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू 1, जे स्क्वायर की वैल्यू 1 और के स्क्वायर की वैल्यू अगेन 1। अब आपने सबको प्लस करना है तो सबको प्लस करेंगे तो रेडिकल 3 बन जाएगा, ऐसा ही है। तो देखें यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर एज इट इज, ऊपर कुछ नहीं करना होता, ये बात मैं बार बार बता रहा हूं। ऊपर एज इट इज जो वेक्टर होता है वो वेक्टर एज इट इज लिखा जाता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ऊपर जो वेक्टर की वैल्यू होती है उसमें भी चेंजिंग करते रहते हैं। नहीं, ऊपर कुछ नहीं करना, आपने जस्ट नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन करना है, वो भी मैग्नीट्यूड का, बस। अच्छा, रेडिकल निकालेंगे तो क्या बन रहा है, सॉरी ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है, रेडिकल 3। और हमें पता है कि 3 का परफेक्ट रेडिकल नहीं होता, तो बेसिकली हमारा यही आंसर है। हमारा आंसर क्या आ गया, आई प्लस जे प्लस के और डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू है इस गिवन वेक्टर के यूनिट वेक्टर की। मतलब ये जो गिवन वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे ये है आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। ठीक है, और वही वाली बात, इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। सेपरेट करके कैसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 अपॉन रेडिकल 3 आई प्लस 1 अपॉन रेडिकल 3 जे प्लस 1 अपॉन रेडिकल 3 एन के। याद है अभी सेपरेट किया था इससे पहले भी हमने, हमारा आंसर आ गया था, लेकिन हमने 5 को सबके नीचे अलग अलग कर दिया था। 3 के अपॉन में 5 अलग कर दिया, 4 के अपॉन में 5 अलग कर दिया। ऐसे ही हमने यहां पर रेडिकल 3 को भी कर दिया। अब देखो आई के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है ना, तो क्या बनेगा 1 अपॉन रेडिकल 3 और साथ में आए। फिर 1 अपॉन, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है तो 1 अपॉन रेडिकल 3 और साथ में जे। और फिर 1 अपॉन, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है तो 1 अपॉन रेडिकल 3 और साथ में के आ गया। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। बिना मैग्नीट्यूड के आप यूनिट वेक्टर का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, चाहो तो पहले अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो और डायरेक्टली बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर चाहो अलग से नहीं करना, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके नीचे सॉल्यूशन करते जाओ और इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास तरीका होता है किसी भी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का। ये जो हमने फाइंड किया ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये जो हमने फाइंड किया ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रूव करना चाहें कि अगर ये यूनिट वेक्टर है, वाकई में यूनिट वेक्टर है, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, अब देखो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको अलग अलग बात बता रहा हूं। अभी इन दोनों क्वेश्चंस में लिखा गया था कि हमें वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हमने कर लिया। वेक्टर की वैल्यू गिवन हो, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना बड़ा आसान है। लेकिन अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, और वो एक्स्ट्रा चीज इसका हिस्सा नहीं है, इस सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन बस हम एक चीज को प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये हमने जो फाइंड किया ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है ना, तो हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं कि अगर इस यूनिट वेक्टर का हम अलग से मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करना चाहें तो क्या आंसर 1 आ रहा है, तो आंसर 1 आना चाहिए। इसी तरीके से ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू का, ये यूनिट वेक्टर है ना, इस पूरी वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अभी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं किया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो अगर आप चाहें प्रूफ करना तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं एक करके दिखा देता हूं प्रूफ। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं
और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कोई पांचवी या छठी दफा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही वाला तरीका, रेडिकल ए एक्स की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू और ए जेड की वैल्यू, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास यहां पर ए एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रेडिकल 3 आई और इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस ए वाई की वैल्यू क्या है, ये वाली 1 अपॉन रेडिकल 3 और जे और इसके ऊपर स्क्वायर, और ए जेड की वैल्यू क्या है, प्लस 1 अपॉन रेडिकल 3 और के और इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, बस हम एक एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि क्या इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। और याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी निकालोगे, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा देखो, तरीका वही ना मैग्नीट्यूड निकालने का, वैसे ही निकालते हैं, सिंपल सी बात है। तो भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, अब इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर से 3 का रेडिकल कैंसिल, पहले हम रेडिकल बना देते हैं, फॉर्मूले वाला जो है मेन, ये आ गया, ठीक है। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ 1/3, और आई पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया आई स्क्वायर, प्लस स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ 1/3 और जे के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, प्लस स्क्वायर से इसका भी रेडिकल कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/3 और के के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर ने सारे 3 के जो रेडिकल्स थे उनको कैंसिल कर दिया। अब हमें पता है आई स्क्वायर, जे स्क्वायर और के स्क्वायर ये बराबर होते हैं 1 के, तो इनको नहीं लिख रहे, इनको हटा देते हैं, ठीक है ना, यहां से हटा देते हैं। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/3 एंड प्लस 1/3। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर, जे स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब आपने इनका एलसीएम लेना है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर एलसीएम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहां पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो ये देखें, रेडिकल एलसीएम आ जाएगा 3, और क्योंकि सबके अपॉन में 3 है, तो कॉमन एलसीएम 3 आ गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस इसका 1 प्लस इसका 1, ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया। और ऊपर जब सारे 1 को प्लस कर लेंगे, तो 3 बन जाएगा, है ना, बिल्कुल बनेगा सर। तो भाई ये रेडिकल सारे 3 को ऊपर, सारे 1 को ऊपर प्लस कर लें, तो क्या बनेगा, 3, और अपॉन में भी क्या है, ये आ गया 3, और 3 से 3 कैंसिल कर दो तो 1 बचेगा। ये मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये पहली दफा मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। सो 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ 1, और 1 का रेडिकल 1, हो गया प्रूफ कि इस यूनिट वेक्टर का, इस क्या, बल्कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको कोई भी, जैसे मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया ना, पहले हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड किया, ये आंसर आया। अब हमने प्रूव करने के लिए कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तो ये प्रूव कर लिया, मतलब इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, और वो 1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कोई भी यूनिट वेक्टर गिवन हो, तो जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमेशा आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको करके चेक कर लिएगा, ये भी तो यूनिट वेक्टर है ना, इसका भी तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना। तो जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इस वाले यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाया, तो अब आप इसी मेथड से इस वाले यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लिएगा, और आपका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लें। नाइनटी एट अचानक से बंद ना हो जाए, थोड़ी देर में दोबारा प्लग इन कर देना। 15-20 मिनट के बाद, ठीक है।
अच्छा, अब हम चलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर की रिजोल्यूशन, मतलब आपको कोई भी वेक्टर गिवन हो तो हम उस वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, तो हमें उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बना के दिखाता हूं। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कोई भी एक वेक्टर गिवन हो, फॉर सपोज ए, और ये वेक्टर जो है वो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये एंगल बना रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है आप इस वेक्टर को रिजोल्व करें, इस वेक्टर को स्प्लिट करें। तो हमें पता है हम जब भी किसी वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, रिजोल्व करते हैं, तो उसके हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं और वो दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वेक्टर ए है, जब आप इसका एक कंपोनेंट बनाएंगे तो वो बनेगा जाकर, कंपोनेंट मतलब उसकी जो रिजोल्यूशन होती है या उसकी प्रोजेक्शन होती है, ठीक है ना। तो इस वेक्टर का एक प्रोजेक्शन बनेगा एक्स पर और इसी वेक्टर का एक प्रोजेक्शन बनेगा वाई पर। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, या यूं कह लो कि इसके दो प्रोजेक्शंस बनेंगे, एक इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स पर और एक इस वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई पर। ठीक है ना, तो बना के दिखा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर है, तो जब इसकी प्रोजेक्शन करेंगे तो हमें इसका एक कंपोनेंट मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये आ गया। और इसी की प्रोजेक्शन करेंगे तो आपको इसका एक कंपोनेंट मिलेगा अलोंग वाई एक्सिस, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन है और ये भी हमारे पास प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन कह लो या कंपोनेंट कह लो, बात एक ही है। अब देखो वेक्टर का नाम ए है, तो ए की दो प्रोजेक्शंस हमें मिली या ए के दो कंपोनेंट्स हमें मिले। एक प्रोजेक्शन मिली एक्स पर, तो इस वाले का नाम होगा ए एक्स, और एक प्रोजेक्शन मिली वाई पर, तो इसका नाम होगा ए वाई। तो नाउ देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए, या यूं कह लो कि देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। वन इज अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि ए एक्स, एंड द अदर इज अलोंग वाई एक्सिस यानी कि ए वाई। तो अब आप ये बोलोगे कि ए एक्स और ए वाई क्या है? ये प्रोजेक्शंस हैं या फिर ये कंपोनेंट्स हैं। तो यहां पर इस बात को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि splitting a vector into its mutually perpendicular components. Splitting a vector, वेक्टर को स्प्लिट करना किसमें? इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस, वन अलोंग एक्स एक्सिस and the other along y axis is called ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम वेक्टर को स्प्लिट करें, तोड़ दें, तो ऐसे प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की रिजोल्यूशन, वेक्टर को रिजोल्व करना। ठीक है, y एक्सिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। गॉट इट? अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्शंस हमें मिली, ये जो कंपोनेंट्स हमें मिले, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर वेक्टर का नाम जो है वो ए है, तो कंपोनेंट्स क्या मिले? वेक्टर अगर ए है तो कंपोनेंट्स होंगे ए एक्स और ए वाई। अगर वेक्टर का नाम बी होगा तो कंपोनेंट्स क्या होंगे? बी एक्स एंड बी वाई। अगर फोर्स होगी फोर्स, तो उसका एक कंपोनेंट होगा एफ एक्स एंड दूसरा होगा एफ वाई। तो इस तरीके से जो नाम होगा वही उसके कंपोनेंट्स का नाम होगा, बस एक के साथ एक्स लग जाएगा, एक के साथ वाई लग जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, ए एक्स और ए वाई ये है क्या? ए एक्स एंड ए वाई
आर कॉल्ड rectangular components of vector A। ये इनका नाम भी होता है, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इनको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। वो डेफिनेशन में लिख दिया मैंने यहां पर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। व्हाट आर ए एक्स एंड ए वाई, ये क्या है? तो आप बता सकते हो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के। या यूं भी बता सकते हो ये ए एक्स एंड ए वाई क्या है, तो आप इनको बता सकते हो ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहा जाता है? तो अगर आप नोट करो तो इस डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, रेक्टेंगल ये रहा, ठीक है ना। अब क्योंकि रेक्टेंगल को बनाने में ही इन दोनों कंपोनेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, मतलब ये जो दो कंपोनेंट्स हैं यही मिलकर बेसिकली इस रेक्टेंगल को बना रहे हैं। अगर ये कंपोनेंट्स नहीं होते तो यहां पर कभी भी रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से क्योंकि ये कंपोनेंट्स बनाते हैं, फॉर्म करते हैं एक रेक्टेंगल, इस वजह से इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल की बात करूं तो ये जो ए एक्स है इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, और अलग से जो ए वाई है इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वाला होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यही जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, इस डायग्राम को हम दोबारा से अगर बनाएं, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ठीक है, x एंड y। मार्कर देखना कोई दूसरा, ब्लू ब्लू, ऐसा, नहीं दूसरा वो अलग है, ऐसा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये वेक्टर गिवन था, इस वेक्टर को हमने कह दिया वेक्टर ए, ठीक है ना, ये वेक्टर ए, और ये एंगल बना रहा है थीटा, लाइक दिस, ये आ गया थीटा एंगल। अच्छा, इसको जब आपने रिजोल्व किया तो इसका एक कंपोनेंट आपको मिला एक्स एक्सिस पर, ये रहा, और इसको आपने कहा ए एक्स, और दूसरा वाला जो था वो यहां पर था ए वाई। तो एक काम ही करते हैं, यहां पर इस ए वाई वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट कैसे करते हैं? याद है हमने फ्री वेक्टर पढ़ा था, एक ऐसा वेक्टर जिसको आप उसी के बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट कर सकें। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल भी है ना, तो रेक्टेंगल का हमें पता है हर साइड ऑपोजिट साइड हमेशा बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए एक्स है तो ए एक्स का ऑपोजिट साइड भी ए एक्स होगा। तो अगर ये ए वाई है तो ए वाई का ऑपोजिट यानी कि ये जो है ये भी ए वाई होगा। इसका मतलब हम इसको भी ए वाई कह सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि रिजॉल्व करते वक्त आप ए एक्स बना दें यहां पर और ए वाई को यहां बना दें, वरना आपकी मर्जी है ए एक्स को यहां बनाएं और ए वाई को यहां बना दें। तो हमने ए वाई को यहां पर बना दिया, ए वाई यहां बनाओ या यहां बनाओ, बात एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी भी ये क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, यानी कि ये अभी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका बनाने का एक रीजन है, इस वाली डायग्राम को बनाने का एक रीजन है, और वो रीजन ये कि अब हमें यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक हमारे पास साइड होती है जिसको हम कहते हैं बेस, एक साइड होती है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और एक साइड होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो ये तीन साइड्स हमारे पास होती हैं, और जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तीन साइड्स होती हैं और तीन हमारे पास फंक्शंस होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेंजेंट थीटा। ये तीन हमारे पास फंक्शंस होते हैं। जैसे हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है बेसिकली वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है वो इसके बराबर होता है। यानी कि किसी भी ये जो फंक्शंस हैं साइन थीटा, कॉस थीटा या जो टेंजेंट थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स के रेशो होते हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर का रेशो निकालेंगे हाइपोटेनियस के साथ, तो इसका मतलब हम साइन थीटा की बात करेंगे। जब हम बेस का रेशो निकालेंगे हाइपोटेनियस के साथ, तो ये कॉस थीटा होगा, ये फिक्स है। और इसी तरीके से फिर हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा, टेन थीटा, और ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो भाई हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स
और उसी तरीके से हमारे पास उन साइड्स में से किसी भी दो साइड का रेशियो बराबर होता है किसी एक फंक्शन के, या तो वो साइन होगा, या तो वो कॉस होगा, या तो वो टेंजेंट होगा। ठीक है ना। और ये बेसिकली इसको याद करवाने के लिए एक सेंटेंस भी बनाया जाता है ना, कि अगर ये रेशियोज आपने याद करने हैं तो स्टार्टिंग के जो लेटर्स होते हैं जैसे कि एस, पी, एच, सी, बी, एच, टी, पी और बी, स्टार्टिंग के लेटर से एक सेंटेंस बनाया गया है। अगर आप उस सेंटेंस को याद कर लें तो ये रेशो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। स्टार्टिंग के सेंटेंस से एक नया मतलब लेटर से एक नया सेंटेंस होता है ना, जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो ये एक सेंटेंस होता है। रिपीट कर देता हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टिल पेंटेड ब्लैक। तो अगर आप ये सेंटेंस याद कर लें तो बेसिकली आप ये रेशो के अंदर कभी भी गलती नहीं करेंगे। सम पीपल हैव का मतलब एस पी एच, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस बेस हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक यानी कि टेन परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये रेशोज होते हैं। अब देखो हमारे पास इस मेथड में हमें दो कंपोनेंट्स मिले हैं। अब अगर इन कंपोनेंट्स के फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स। अब हमें यहां पर दो फॉर्मूला चाहिए, मतलब हमें वेक्टर गिवन था, आपको याद है इस डायग्राम में रिजोल्यूशन करने से पहले बस वेक्टर था और थीटा था बस। तो आपको वेक्टर गिवन होगा और वो कितना एंगल बना रहा है वो एंगल गिवन होगा, और आपसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा बताओ उसका एक्स कंपोनेंट कितना है और आप बताओ उसका वाई कंपोनेंट कितना है। तो इसका मतलब दो वैल्यूज गिवन होंगी और दो वैल्यूज पूछी जाएंगी। गिवन क्या होंगी, एक ए यानी कि वेक्टर की खुद की वैल्यू और एंगल की वैल्यू। ये दो वैल्यूज गिवन होंगी और दो वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी, एक ए एक्स की और एक ए वाई की। तो ए एक्स कहां से कैलकुलेट करेंगे वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, यानी कि ए एक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ठीक है। अच्छा भाई मुझे ए एक्स का फॉर्मूला चाहिए। तो ए एक्स का फॉर्मूला अगर चाहिए हो तो आपको नजर आ रहा है इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए एक्स बेसिकली बेस है। ये देखो ना, ये बेस है, बेस। इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है ना। एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है, एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है उसका जो ऑपोजिट होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सो ये बेस, और बेस यहां पर कौन है, ए एक्स। ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहां पर कौन है, ए वाई। और ये हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस यहां पर कौन है, ए। ठीक है। अब मुझे ए एक्स का फॉर्मूला चाहिए, तो ए एक्स के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम यहां पर इस वाले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो कॉस थीटा है ये बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। सर यहीं से क्यों स्टार्ट किया, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए तो इसका मतलब बेस का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ए एक्स का फॉर्मूला चाहिए ना, तो ये बेस है। और हमें गिवन क्या है, वेक्टर। ये गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या था, वेक्टर। तो किसका जिक्र हो रहा है, हाइपोटेनियस का। तो इसका मतलब दो साइड्स का जिक्र हो रहा है। इसका फॉर्मूला चाहिए तो बेस का जिक्र हो गया, और ये गिवन है तो इसका मतलब हाइपोटेनियस का जिक्र हो गया। तो ये बस एक ही फॉर्मूले में आते हैं, और वो कौन सा वाला है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। अब आप यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, हाँ भाई हमारी डायग्राम में बेस कौन है, ए एक्स, तो यहां पर आ जाएगा ए एक्स। हाइपोटेनियस कौन है, वेक्टर ए, तो यहां पर आ गया वेक्टर ए। तो ए एक्स अपॉन ए, और आपको ए एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये ए डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला किसका, एक्स कंपोनेंट का। ए डिवाइड कर रहा था, वहां जाके कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये देखो ए कॉस थीटा साथ आ गए, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए एक्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। इसको वहां यहां लगा दें। तो अब जब भी एक्स कंपोनेंट फाइंड करना हो तो ए कॉस थीटा के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर का नाम अगर बी होगा तो बी एक्स बी कॉस थीटा, एफ होगा तो एफ एक्स एफ कॉस थीटा। इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड
ऑफ ए वाई। यानी कि अब आपने फॉर्मूला बनाना है किसका? वर्टिकल कंपोनेंट का। यानी कि ये जो ए वाई वाला कंपोनेंट है इसका फॉर्मूला आपको चाहिए। अब आप नोट करें, इस ट्राइंगल में आपको इसका फॉर्मूला चाहिए, तो इसका मतलब आप परपेंडिकुलर का जिक्र कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला चाहिए ना हमें, तो परपेंडिकुलर का जिक्र हो रहा है। और क्योंकि ये कंपोनेंट किसका है? ए का, तो हाइपोटेनियस का जिक्र हो रहा है। तो इसका जिक्र हो रहा है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का, तो ये इसमें आते हैं। ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कौन सा फंक्शन? साइन थीटा। तो आप यहां पर स्टार्ट करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हमारे वाले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है, हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है? ये रहा। कौन है? ए वाई। तो आप परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ए वाई। और हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन है? वेक्टर ए। तो यहां पर आ जाएगा वेक्टर ए। तो ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। फॉर्मूला चाहिए ए वाई का, तो ये ए डिवाइड कर रहा है, वहां जाके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो फॉर्मूला किसका बनेगा? ए वाई का। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, देखो ए डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, तो ए साइन थीटा, ये दोनों साथ आ गए, और फॉर्मूला किसका बना? ए वाई का। तो ए साइन थीटा फॉर्मूला होता है ए वाई का, और ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है ए एक्स का। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 100 Newton is acting at an angle of 60 degrees with respect to x axis। आपसे कहा जा रहा है एक फोर्स है, और उस फोर्स की वैल्यू है 100 Newton, और वो 100 Newton जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है कौन सा एंगल पर? 60 डिग्रीज एंगल पर एक्ट कर रही है। तो आपसे सवाल क्या किया जाएगा? देखो, दो वैल्यूज आ गई, मैंने आपको कहा था ना, दो वैल्यूज गिवन होंगी। वेक्टर की वैल्यू गिवन होगी, उसका मतलब मैग्नीट्यूड गिवन होगा, और एंगल। तो ये देखो, दोनों चीजें आ गई। अब क्या पूछा जाएगा आपसे? इसके कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे। फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करें। तो आप बोलेंगे ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं, हम कर सकते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ए एक्स की जगह अब आ जाएगा एफ एक्स, और ए कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा। मैंने ये बताया था ना, नाम चेंज हो जाएगा, तो नाम चेंज कर देंगे। अब क्योंकि यहां पर फोर्स है, तो अब ए क्यों लिखें? अब क्योंकि फोर्स है, तो फोर्स का सिंबल एफ होता है। तो इस एफ के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ एक्स की वैल्यू, फिर हम फाइंड कर लेते हैं एफ वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करें। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 100, तो एफ की जगह आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्रीज, तो ये आ गया थीटा की जगह पे 60 डिग्रीज। अब आप देखें यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू 100 को सेम रहने दें, और सबसे पहले आप cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। और ये कुछ एंगल्स की वैल्यूज होती हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, उनकी कुछ एंगल्स पर वैल्यूज कांस्टेंट होती है, जो को आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे 60 डिग्री पर cos की वैल्यू हमेशा होती है 0.5, यानी कि 1/2। ये फिक्स है, इसको याद कर लिएगा। 60 डिग्री पर cos की वैल्यू 0.5 होती है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी, और अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0.5 एक ऐसा नंबर होता है जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको हाफ कर देता है। अगर मैं 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हाफ हो जाएगा। अगर मैं 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा 50 हाफ हो जाएगा, यानी कि 25 आंसर होगा। अगर मैं 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हाफ हो जाएगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको कर लेते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 100 का हाफ 50 न्यूटन। ये हमारा एक कंपोनेंट आ गया, एक आंसर आ गया। यानी कि इस फोर्स का, जो फोर्स गिवन है ये वाली, और कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। तो इस गिवन फोर्स और गिवन एंगल पर इस फोर्स के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 50 न्यूटन। ठीक है, नंबर 2 वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि एफ वाई, और फॉर्मूला क्या? एफ साइन थीटा। एक्स कंपोनेंट में कॉस आता है, वाई कंपोनेंट में साइन आता है।
तो एफ वाई इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं, एफ की वैल्यू अभी भी 100, एंगल की वैल्यू अभी भी 60 डिग्री, वैल्यूज वही पुट करेंगे, बस फंक्शन चेंज हो जाएगा, वहां पर कॉस था, यहां पर साइन आ जाएगा, बस वैल्यूज वही है, एफ की वैल्यू 100, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो जनाब एफ वाई इज इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, और याद रखिएगा 60 डिग्री पर जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 0.866, ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है। मैं आपको ये लिखवा भी दूंगा, इनकी वैल्यूज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री पर साइन हमेशा 0.866 होता है, 60 डिग्री पर कॉस हमेशा 0.5 होता है, ठीक है। अब आपने 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में जो 2 जीरो आ रहे हैं, तो जब 2 जीरो मल्टीप्लाई में होता है ना, तो डेसिमल 2 दफा आगे चला जाता है, डेसिमल राइट पर शिफ्ट हो जाता है अगर मल्टीप्लाई में जीरो है। तो ये 0.866 क्या बन जाएगा, डेसिमल को देखो 2 दफा आगे ले जाओ, 1 2, तो ये बनेगा 86.6, 86.6 न्यूटन। सो जो हमसे सवाल किया गया था वो हमने दोनों जवाब निकाल लिए। आपको फोर्स की वैल्यू गिवन थी, आपसे कहा जा रहा था कि इस फोर्स कि आपने दो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, जो कि हमने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिए, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा। अच्छा, जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको ध्यान में रख लिएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, बेसिकली ये रिलेट किससे करती हैं, हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं चार, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां पर क्वाड्रेंट्स बना देते हैं, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये हमेशा होता है फर्स्ट, ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये हमेशा होता है सेकंड, ये वाला जो होता है ये वाला हमेशा होता है थर्ड, और ये वाला जो होता है ये हमेशा होता है फोर्थ, ठीक है। क्वाड्रेंट्स, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, जो थर्ड होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और जो फोर्थ होता है 270 से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये हमेशा फर्स्ट है, ये हमेशा सेकंड है, और ये हमेशा थर्ड होगा, और ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट होगा। अब ये बताने का रीजन क्या है, या ये बताने का मकसद क्या है, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास अगर वेक्टर इन कोऑर्डिनेट्स में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट में गिवन हो, तो क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस बात का, देखो ये हमारे पास क्वाड्रेंट, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स। सबसे पहले एक काम ये करते हैं, हम वेक्टर को बना देते हैं यहां पर, ये रहा वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है ए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये रहे 4 क्वाड्रेंट्स, और इसमें भी हम एक वेक्टर को बना देते हैं, ये रहा एक वेक्टर, और अगेन इस वेक्टर का नाम ए। इसी तरीके से हम एक और दफा क्वाड्रेंट बनाते हैं, और इसमें भी हम एक वेक्टर बना देते हैं, ये रहा, और इस वेक्टर का नाम अगेन ए, और इन दी एंड ये वही 4 क्वाड्रेंट्स, और इसमें भी हमारे पास एक वेक्टर है, और ये वेक्टर गिवन है, ये रहा, इसका नाम ए।
ठीक है, तो भाई ये चार कंडीशंस आ गई। इन चार डायग्राम्स में फर्क क्या है? फर्स्ट डायग्राम में जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, सेकंड वाली डायग्राम में जो वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इस वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां तक बात आपको नजर आ रही है, ठीक है ना? जब वेक्टर्स डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होते हैं, जब वेक्टर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होते हैं तो असल में यहां पर पढ़ने का जो रीजन होता है ना वो ये होता है, सबसे पहली बात, अगर वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल पर हो, 0 से लेकर 90 तक, इसके दरमियान किसी भी एंगल पर हो, तो एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर हो तो उसके हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं दोनों के दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होंगे। ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि 0 और 90 के दरमियान किसी भी एंगल पर हो, तो उसके जो कंपोनेंट्स की वैल्यूज भले वो कुछ भी आए, वैल्यूज कुछ भी आए, लेकिन वैल्यूज हमेशा दोनों की दोनों पॉजिटिव होंगी। ए एक्स भी पॉजिटिव होगा और साथ साथ ए वाई भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट, तो याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कंपोनेंट होता है वो होता है नेगेटिव, और जो वाई कंपोनेंट होता है वो होता है पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि 90 और 180 के दरमियान किसी भी एंगल पर हो, भले वो 100 डिग्री पर हो, 120 डिग्रीज पर हो, 150 डिग्रीज पर हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी वेक्टर होगा तो उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू भले कोई भी हो, लेकिन हमेशा एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। कौन सी वाली? एक्स कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। यह बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से हम यहां पर बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट, और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इन दोनों की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव होती हैं, इन दोनों की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव होती हैं, ठीक है ना? मतलब यहां पर जब भी वेक्टर 180 और 270 के दरमियान किसी भी एंगल पर होगा, तो जब आप इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे तो उन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज भले कोई भी हो, लेकिन हमेशा उन दोनों के जो आंसर्स आएंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखिएगा जो ए एक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो ए वाई होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट्स के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन थी, और इनमें से एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को याद रखिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वेक्टर के जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉजिटिव होता है, वाई वाला नेगेटिव होता है, ये रहा। कौन से क्वाड्रेंट में जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, ये रहा। और कौन से क्वाड्रेंट में एक्स वाला नेगेटिव होता है और वाई वाला पॉजिटिव होता है, ये रहा, ठीक है। तो इन क्वाड्रेंट्स के सेंस में इन वैल्यूज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ब्लर हो रहा है, ब्लर। अच्छा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के साथ साथ हम एक चीज जो और डिस्कस करते हैं वो होती है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम
its rectangular components. एक होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर गिवन है बी, आपसे कहा जा रहा है इसको रिजोल्व करें। देखो दो चीजें गिवन होती हैं, वेक्टर गिवन होगा और वो एंगल कितना बना रहा है, एंगल गिवन होगा, और आपसे कहा जाएगा इसको रिजोल्व करें। तो आप बोलेंगे ठीक है हम कर देते हैं। आपने इसको रिजोल्व किया तो आपको इसकी एक प्रोजेक्शन एक्स पर मिली, इसका नाम आपने बी एक्स बोला, और आपको इसकी एक प्रोजेक्शन वाई पर मिली तो आपने इसको बी वाई कह दिया। तो वेक्टर गिवन था और एंगल गिवन था, तो आपने क्या क्या फाइंड किया, बी एक्स और बी वाई। आपको क्या मिला, एक बी एक्स मिला और बी वाई मिला, ठीक है ना। तो इसको तो हमने कह दिया, ये वाला जो प्रोसेस था इसको हमने क्या बोला, रिजोल्यूशन, वेक्टर की रिजोल्यूशन। यानी कि वेक्टर गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो आप उसको स्प्लिट करेंगे तो आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे। और उसके बाद फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक जो है वो कंपोनेंट है, इसका नाम है ए एक्स, और जो दूसरा कंपोनेंट है ये रहा, इसका नाम है ए वाई। अब आपको ये कंपोनेंट्स गिवन होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे, और आपसे कहा जाएगा इन कंपोनेंट्स की मदद से आप दोबारा से वेक्टर को बनाएं, यानी कि वेक्टर को डिटरमाइन करें, वेक्टर को कंपोज करें। पहले आपने तोड़ा, स्प्लिट किया, रिजॉल्व किया, तो कंपोनेंट्स मिल गए। अब आपको कहा जाएगा कंपोनेंट्स दिए जा रहे हैं, अब आप इन कंपोनेंट्स को जोड़कर, ऐड कर कर दोबारा से वेक्टर को ड्रॉ करें, दोबारा से वेक्टर को डिटरमाइन करें, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम यहां पर एक जो है वो लॉ अप्लाई करते हैं या रूल अप्लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हम क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले ए एक्स को ड्रॉ करेंगे, यह आ गया ए एक्स फर्स्ट वाला। अगर ऑर्डर में देखें तो ए एक्स पहले आएगा और ए वाई बाद में आएगा, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहले कंपोनेंट को ड्रॉ कर दिया, ये फर्स्ट कंपोनेंट की टेल और ये उसका हेड। अब दूसरा कंपोनेंट कौन है, ए वाई। तो आपको याद है ना हेड टू टेल रूल क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो भाई मैंने सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ किया, अब आप फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वाले वेक्टर को स्टार्ट करेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, ये ए वाई। तो हमने यहां पर क्या किया, कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया। अब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, और हमें पता है हेड टू टेल रूल के अंदर जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा फर्स्ट की टेल से स्टार्ट होता है और लास्ट वाले के हेड तक जाता है। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया ना, ये इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक जाता है स्ट्रेट। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम है ए, ठीक है। अब आप देखें यहां पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया। ये बन गई दोबारा वही डायग्राम, और यहां पर एक चीज और बन जाएगी, वेक्टर का एंगल रिवर्स होगा एक दूसरे के। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के रिवर्स हैं। रिवर्स कैसे, इस वाले कंडीशन में वेक्टर गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, और आपने उसको रिजॉल्व करना है, स्प्लिट करना है, और जब आप स्प्लिट करेंगे तो आपको एक मिलेगा ए एक्स और एक मिलेगा ए वाई, ठीक है। जबकि इसमें इसमें वेक्टर गिवन नहीं होगा, इसमें आपको वेक्टर बनाना है, वेक्टर फाइंड करना है। तो क्या गिवन होगा, वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन होंगे, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया ये ए एक्स गिवन था, ये ए वाई गिवन था, हमने इनको जोड़ा, हमने इनको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल जोड़ा, ऐड किया, कंबाइन किया, और इन दी एंड हमें इनका रिजल्टेंट मिल गया, यानी कि वो ए वेक्टर मिल गया। अगर ये बी एक्स और बी वाई होते तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता, बी। अगर ये एफ एक्स और एफ वाई होते तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता, एफ। समझे बात। तो दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर रिवर्स, मतलब एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के जो है वो एंटी है, ओपोजिट है। एक में आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं और एक में आप वेक्टर को दोबारा से डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सबसे पहला सेंटेंस में यहां पर क्या लिखूंगा, इट इज द रिवर्स
प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लिखेंगे ना, ये तो लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस क्या है, तो आप बोलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर, या इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। कंपोजिशन, वेक्टर को कंपोज करो, वेक्टर को दोबारा बनाओ उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। तो भाई ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर वाला प्रोसेस होता है, ये रिजोल्यूशन का रिवर्स होता है। ठीक है, और इसकी डायग्राम ये वाली बनेगी। तो वहां पर मैं बना देता हूं इस डायग्राम को। कैसे? हमें दो कंपोनेंट्स गिवन थे, तो हमने दोनों कंपोनेंट्स को ऐड किया, तो आपको रिजल्टेंट मिल गया। तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ये हमारा y, ये हमारा x। आपको गिवन था कंपोनेंट, इसको हम कह देते हैं ax। आपको कंपोनेंट गिवन था ay, इसको हम कह देते हैं ay। और आपने इनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक जोड़ा, तो आपको दोबारा वेक्टर मिल गया, और इस वेक्टर का नाम a, और ये एंगल बना रहा है थीटा। ये इसकी डायग्राम आ गई। अगर डिटेल में बनाना चाहो तो उस तरीके से बनाओगे जो मैंने आपको बताई। वहां पर अलग से कंपोनेंट्स गिवन थे, उनको आपने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन करके वेक्टर को बना दिया। ठीक है, अच्छा अब दोबारा एक बात सुने। चार चीजें हैं, एक वेक्टर है, एक थीटा है, एक ए एक्स है, और एक ए वाई है। ये चार चीजें ना, अभी तक हम इस टॉपिक में ये चार चीजें पढ़ रहे हैं, वेक्टर, थीटा, ए एक्स, ए वाई। अगर आपको वेक्टर गिवन होगा और थीटा गिवन होगा, तो आपसे पूछा जाएगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करें। अभी हमने कैलकुलेट किया था ना फोर्स की कंडीशन में। तो अगर ए और थीटा गिवन है, ए एक्स और ए वाई पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ना। कंपोनेंट्स जब भी पूछे जाएंगे तो वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। और इसी में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ए एक्स, दोबारा लिखता हूं, ए थीटा, ए एक्स और ए वाई। अब अगर ए एक्स गिवन है और ए वाई गिवन है, टिक कर रहा हूं, मतलब गिवन है, और क्या पूछा जा रहा है, ए पूछा जा रहा है और थीटा पूछा जा रहा है। इसका मतलब अब ये रिजोल्यूशन नहीं है, अब ये डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर है या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर है। तो दिस इज बेसिकली रिजोल्यूशन and this is basically determination. Resolution of A, determination of A, फर्क है, ठीक है ना। तो ये फर्क रखिएगा ध्यान में रख। अब आप मुझे बताएं कि रिजोल्यूशन में जब आपको ये दोनों चीजें गिवन थी, तो याद है हमने ए एक्स का फॉर्मूला बनाया था, ए वाई का फॉर्मूला बनाया था। भाई अगर ए एक्स फाइंड करना है, ए वाई फाइंड करना है, तो फॉर्मूला चाहिए ना। तो याद है इसका हमने फॉर्मूला बनाए, ए एक्स का फॉर्मूला ए कॉस थीटा, ए वाई का फॉर्मूला ए साइन थीटा, फॉर्मूला बनाए। अब मुझे बताओ जब ए एक्स और ए वाई गिवन होगा, तो जब आपसे ए और थीटा पूछा जाएगा तो कहां से कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला चाहिए। तो इसका मतलब अब आपको फॉर्मूला चाहिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला चाहिए, और आपको थीटा का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो भाई दो फॉर्मूला हम बना चुके हैं, अब इन दो के फॉर्मूला हमें बनाने हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन है, ए वेक्टर है। इसको रिजल्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने ए एक्स और ए वाई को ऐड किया, एडिशन करी। तो जब आपने एडिशन करी तो आपको रिजल्टेंट मिला, ये रिजल्टेंट है। तो अब हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका आपको फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, अब देखें, याद है ए एक्स के फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए या ए वाई के फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का सहारा लिया था। ए एक्स का फॉर्मूला बनाना था तो दो साइड्स का जिक्र हो रहा था, बेस का और हाइपोटेनियस का। ए वाई का फॉर्मूला बनाना था तो दो साइड्स का जिक्र हो रहा था, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का। अब हमें ए का फॉर्मूला बनाना है तो कितनी साइड्स का जिक्र हो रहा है, मुझे ए का फॉर्मूला बनाना है, मतलब हाइपोटेनियस का जिक्र आ गया। और आपको पता है ये बनाया गया
ए एक्स और ए वाई दोनों से। इसका मतलब ये आप नहीं बना सकते इन दोनों के बगैर। इसका मतलब अब यहां पर जिक्र हो रहा है तीनों साइड्स का। अगर मुझे ए का फॉर्मूला बनाना है तो यहां पर जिक्र हो रहा है तीनों साइड्स का, यानी कि बेस का भी, परपेंडिकुलर का भी और हाइपोटेनियस का भी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद आया जिसके अंदर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों आ जाते हैं? तो आप बोलेंगे जी सर, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम, है ना। सो बाय यूजिंग थ्योरम, तो इस थ्योरम की मदद से, और ये पैथागोरस जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ये होता है पैथागोरस थ्योरम, जिसमें तीनों साइड्स का जिक्र आ जाता है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये ऐसे ही लिखा जाता है, एच हमेशा सब्जेक्ट होता है और ये एच स्क्वायर जो है बराबर होता है सम ऑफ बी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। तो सम ऑफ बी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारे इस ट्राइंगल के अंदर एच कौन है, हाइपोटेनियस कौन है, ए। तो एच की जगह पे क्या आ जाएगा, ए, और ए के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है फॉर्मूले का। हमारे इस वाले फॉर्मूले में बी कौन है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी कौन है, बेस कौन है, ए एक्स। तो इस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए एक्स, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है प्लस। हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा परपेंडिकुलर, ए वाई। तो इस पी की जगह पे आ जाएगा ए वाई और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी अकॉर्डिंगली जो हमारे ट्राइंगल में मौजूद है। अब मुझे ए का फॉर्मूला चाहिए, तो ए पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को खत्म करते हैं, क्योंकि जिसका फॉर्मूला होता है उस पर ना कोई रेडिकल होना चाहिए, ना स्क्वायर होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सिंपल एक लेटर होना चाहिए। तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स। तो इन दो लिख देते हैं, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलो पहले रेडिकल बना देता हूं। ए स्क्वायर का रेडिकल इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इनके ऊपर भी क्या आ गया, रेडिकल आ गया। दोनों साइड्स पर आपने रेडिकल कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें ये वाला स्क्वायर खत्म करना था। अब देखो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो यहां पर बचेगा सिर्फ ए, और यहां पर रेडिकल बचा रहेगा। क्यों, क्योंकि रेडिकल के अंदर एक नहीं है, दो वैल्यूज हैं, ये पूरी एक टर्म है। और क्योंकि पूरी टर्म पर होल स्क्वायर नहीं है, इस पर स्क्वायर अलग है और इस पर स्क्वायर अलग है, तो ये रेडिकल कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बन गया हमारे पास तीसरा फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला बना, ये बना रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट किसका है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है किसका है, ए एक्स का और ए वाई का, मतलब अपने ही कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर यहां पर वेक्टर या कंपोनेंट्स के नाम जो है वो बी एक्स और बी वाई होते, तो ये बन जाता बी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एंड होल रेडिकल। ठीक है ना। तो भाई अभी तक इन चार में से, एक दो तीन चार, इन चार में से हम तीन फॉर्मूला बना चुके हैं। एक हमने ए एक्स का फॉर्मूला बना लिया, एक हमने ए वाई का फॉर्मूला बना लिया, और एक हमने रिसेंटली अभी ए का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, ये बाकी है थीटा। अब थीटा का फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, क्योंकि मैं ये वाला साइड ड्रॉप कर देता हूं। ओके, समझ आई ना बात, ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के रिवर्स हैं। एक में हम रिजॉल्व करते हैं और एक में हम दोबारा से वेक्टर को फाइंड करते हैं। एक में रिजॉल्व करते हैं तो कंपोनेंट्स मिलते हैं, और एक में कंपोनेंट्स गिवन होते हैं तो वेक्टर को दोबारा बनाया जाता है। चलो अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। थीटा का मतलब होता है डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन पर है, किस एंगल पर है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि थीटा।
जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना ए, वो क्योंकि वो वेक्टर है ना, तो वेक्टर का मतलब उसके पास दो चीजें होती हैं, उसका एक मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर है भाई, वेक्टर की नेचर है, उसके पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो बना लिया, अब बारी है इस रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन के फॉर्मूले की। और याद रखिएगा, अब अगर मुझे थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो थीटा के फॉर्मूले को बनाने के लिए अब इन तीन साइड्स में से किन साइड्स का जिक्र है। तो याद रखिएगा, अगर मुझे थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो ये थीटा कब मिला हमें, जब हमें गिवन था ए एक्स और जब हमें गिवन था ए वाई, ये जब ही मिला था ना। तो ए एक्स का जिक्र है और ए वाई का जिक्र है। अब ए का जिक्र नहीं है, क्योंकि अब हम ए का फॉर्मूला नहीं बना रहे, अब हम थीटा का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ए का जिक्र नहीं हो रहा, अब सिर्फ थीटा का और ए एक्स का और ए वाई का जिक्र हो रहा है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई रेशो या ऐसा कोई फंक्शन जिसमें ए वाई, अच्छा ए वाई कौन है, ए वाई कौन है, परपेंडिकुलर, और ए एक्स कौन है, बेस। तो ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का जिक्र आता हो, तो आप बोलेंगे जी सर आपने लिखवाया था अभी, और वो होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है ना। तो हमें पता है टेंजेंट थीटा जो होता है वो बेसिकली बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है। अब हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, ए वाई। तो देखो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, ए वाई, और हमारे इसी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कौन है, ए एक्स। ठीक है। अब मुझे थीटा का फॉर्मूला चाहिए, टेन थीटा का फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इस टेन को इस साइड से इस साइड पर शिफ्ट करना होगा। और याद रखिएगा, हम जब भी किसी फंक्शन को साइन, कॉस या टेन, जब भी हम किसी भी फंक्शन को एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो उस पर इनवर्स आ जाता है। यह बात ध्यान में रखिएगा, इनवर्स आ जाता है। तो अगर मैं इस टेन को यहां से यहां शिफ्ट करूंगा, तो यहां सिर्फ थीटा बचेगा, और ये टेन यहां पर आ गया, तो टेन पर आ जाएगा इनवर्स, और बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए वाई, ए एक्स। ये बन गया डायरेक्शन का फॉर्मूला, यानी कि थीटा का फॉर्मूला। अब आप नोट करें, ये देखो, हमने ए एक्स का फॉर्मूला बनाया था, ए कॉस थीटा। हमने ए वाई का फॉर्मूला बनाया था, ए साइन थीटा। अब आप नोट करो, ए की वैल्यू गिवन और थीटा की वैल्यू गिवन थी, यानी कि वेक्टर की वैल्यू और एंगल की वैल्यू गिवन हो, तो हम ए एक्स और ए वाई फाइंड कर सकते हैं। और अगर ए एक्स और ए वाई की वैल्यू गिवन हो, तो फिर आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ना, इस वाले फॉर्मूले में ए एक्स और ए वाई तो आ रहे हैं, और इस वाले फॉर्मूले में भी ए वाई और ए एक्स ही तो आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर ए एक्स और ए वाई गिवन होगा, तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। और अगर आपको ए और थीटा गिवन होगा, तो फिर आप ए एक्स और ए वाई फाइंड करेंगे। तो ये दोनों, बार बार बता रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो बेसिकली हमने यहां पर चार फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, चार। सबसे पहला फॉर्मूला हमने जो डिस्कस किया, दैट इज एक्स कंपोनेंट का, ए कॉस थीटा। दूसरा जो हमने बनाया, वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ए साइन थीटा। तीसरा हमने बनाया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि ए का रेडिकल, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और तीसरा नहीं, बल्कि चौथा हमने फॉर्मूला बनाया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट। याद रखिएगा, इसमें ए वाई ऊपर होगा और ए एक्स अपॉन में होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर मिस्टेक कर देते हैं, ए एक्स को ऊपर कर देते हैं, ए वाई को अपॉन में कर देते हैं। नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर में एक्स कंपोनेंट रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका नोट कर लें। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया वेक्टर की रिजोल्यूशन को,
और हमने डिस्कस कर लिया डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, याद रखिएगा। हमने यानी कि 4 फॉर्मूला डिस्कस किए, बल्कि 4 फॉर्मूला डिस्कस नहीं किए बल्कि इनको डिराइव ही कर लिया। वैसे क्रैश कोर्स के अंदर होता ही है कि डेरिवेशंस नहीं करवाई जाती क्योंकि टाइम कम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हम डेरिवेशन की तरफ इतना नहीं जाते, हम मेन मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होता है रिवीजन के सेंस में ना। तो खैर इसमें इतना ज्यादा कोई डिटेल नहीं था, तो हमने डिस्कस कर लिया। खैर अब हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की एडिशन। ठीक है, अभी तक हमने इस वेक्टर्स वाली कंडीशन में एक हमने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वेक्टर्स की टाइप्स को डिस्कस किया, सारी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी उनको डिस्कस किया, और उसके बाद अभी मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स की एडिशन को, यानी कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स गिवन हो तो उन वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि वेक्टर्स के पास क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक चीज एक्स्ट्रा होती है और वो होती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की वजह से हम कभी भी वेक्टर्स को डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, डायरेक्ट प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, लिखवाया था मैंने आपको ना। तो वेक्टर्स को ऐड करने के तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं वेक्टर अलजेब्रा के मुताबिक, तो हम उसी के जरिए वेक्टर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू ऐड 2 और मोर वेक्टर्स। डिफरेंट मेथड्स होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, डिफरेंट मेथड्स होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, जिसमें से सबसे आसान सबसे बेसिक तरीका होता है हेड टू टेल रूल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, एनालिटिकल मेथड भी कहलाता है वो। और उसके बाद एक मेथड और होता है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो हमारे पास वैसे तो इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे इस एफएससी लेवल के ऊपर 3 ही मेथड्स होते हैं, बल्कि इन 3 में से भी ज्यादातर 2 मेंशन किए जाते हैं। हेड टू टेल रूल को जिक्र मतलब जो है वो अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा होता, लेकिन खैर हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हेड टू टेल रूल, बड़ा आसान है, सबसे बेसिक मेथड है, मतलब आगे वाले जो भी मेथड्स होते हैं उनमें सब में हेड टू टेल रूल ही अप्लाई होता है। तो पहले हेड टू टेल रूल आना चाहिए, तब जाके पैरेललोग्राम लॉ समझ आएगा, तब जाके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला मेथड समझ आएगा। ठीक है ना, तो ये 3 मेथड्स हैं, इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले नंबर 1 बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। ठीक है, इसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हमें यहां पर 2 या 2 से ज्यादा जो वेक्टर्स गिवन होते हैं, आपने उनको ड्रॉ करते हुए ऐड करना होता है। ये थ्योरेटिकल मेथड नहीं है, ये हमेशा ग्राफिकल मेथड रहता है, हेड टू टेल रूल मेथड जो होता है। अब भाई फॉर एग्जांपल हमें यहां पर अलग अलग वेक्टर्स गिवन हो, बना के दिए जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर ये रहा बी, हमारे पास एक वेक्टर फॉर एग्जांपल ये रहा सी, और हमारे पास एक वेक्टर ये रहा और इसको हम कह देते हैं डी। सो देयर आर 4 वेक्टर्स गिवन। ठीक है, आपसे कहा जाएगा ये 4 वेक्टर्स हैं, आप इन 4 वेक्टर्स को ऐड करें और इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करें। तो आप बोलेंगे ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमने मेथड सीखा हुआ है हेड टू टेल रूल, उसके जरिए हम इनको ऐड करके और आपको रिजल्टेंट की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, वैल्यू नहीं, रिजल्टेंट बनाकर दिखा देंगे, क्योंकि वैल्यू इसकी कैलकुलेशंस, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से नहीं आती, इसकी वैल्यू ग्राफिकल कैलकुलेशन से आती है। मतलब आपके पास स्केल हो, आपके पास डी हो, तो आप एंगल मेजर करें, आप स्केल से बाकायदा मैग्नीट्यूड निकालें, अदरवाइज कैलकुलेटर या फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता। ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज अ ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अच्छा चलो एक काम ही करते हैं, इसको ऐड करके चेक करते हैं। ऐड करने का तरीका क्या, इसका नाम है हेड टू टेल रूल। सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करें, फर्स्ट वेक्टर के हेड से
सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करें, सेकंड वेक्टर को स्टार्ट करें, सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड वाले वेक्टर को ज्वाइन करें, और फिर थर्ड वाले वेक्टर के हेड से फोर्थ वाले वेक्टर को ज्वाइन करें। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल आपस में ज्वाइन होंगे, सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर की टेल आपस में ज्वाइन होंगे, थर्ड वेक्टर की हेड और फिर फोर्थ वेक्टर की टेल आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। चलो इनको करके चेक करते हैं जल्दी से, क्योंकि इस मेथड में इतना कोई सीखने वाली बात है नहीं, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर हर मेथड में एडिशन वाले में तरीका ये इस्तेमाल होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा फर्स्ट वेक्टर। ये देखो, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वेक्टर। याद रखिएगा, वेक्टर्स को ज्वाइन करते वक्त ना तो आप मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे ना डायरेक्शन चेंज करेंगे, जैसे गिवन है वही बनाएंगे और उतना ही बनाएंगे। तो देखो, ये वेक्टर ए मैंने एज इट इज बना दिया। ठीक है, अच्छा दिखने में हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो, तो इतना गौर मत करिएगा, मेरे पास स्केल नहीं है जो मैं मेजर कर रहा हूं। ठीक है, अंदाजे से कर रहा हूं। अच्छा, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद सेकंड वेक्टर कौन है? बी। बी की टेल को फर्स्ट के हेड से ज्वाइन करेंगे और बी को वही बनाएंगे, उतना ही बनाएंगे जैसे गिवन है। तो देखो, बी की टेल ए के हेड से स्टार्ट करेंगे और ये आ गया बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे गिवन था ना, तो क्या हुआ, बी की टेल फर्स्ट के हेड से ज्वाइन कर दी गई। अब बी के हेड से थर्ड वाला वेक्टर ज्वाइन किया जाएगा, और थर्ड वाला वेक्टर ऐसे गिवन है, तो ये देखो, ये आ गया थर्ड वेक्टर। इस वेक्टर का नाम क्या है? सी। तो देखो, ए के हेड से बी की टेल ज्वाइन हुई हुई है, बी के हेड से सी की टेल ज्वाइन हुई हुई है, और अब सी के हेड से हम डी वाले वेक्टर ही रहा ऐसे इस तरफ। तो ये देखो, डी वेक्टर को हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बनाएंगे, ये आ गया डी वेक्टर। सी के हेड से डी वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया। तो देखो, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। इसी वजह से इस वाले मेथड का नाम क्या होता है? हेड टू टेल रूल मेथड। फर्स्ट का हेड, सेकंड की टेल, सेकंड का हेड, थर्ड की टेल, थर्ड का हेड, फोर्थ की टेल। अब क्योंकि हमें गिवन ही चार थे, तो बस हमने चारों को ऐड कर लिया। अब हम बनाएंगे इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का तरीका ऐड करने के तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल करते हैं, और रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए ऐसा नहीं करते। रिजल्टेंट हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट वेक्टर की टेल से, और वो सीधा सीधा जाता है लास्ट वाले वेक्टर के हेड की तरफ, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, कैसे बनाया? रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट की टेल से मिली होगी, और रिजल्टेंट का हेड लास्ट वाले के हेड के साथ मिला हुआ होगा। तो ये तरीका होता है रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने का, और ये जो हमने मेथड अप्लाई किया, इस मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। और इन द एंड आप यहां पर ये लिख देंगे मैथमेटिकली कि हमें यहां जो रिजल्टेंट मिला, वो रिजल्टेंट हमें कब मिला? जब हमने चार वेक्टर्स को प्लस किया। किस किस को? ए को, बी को, सी को और डी को। इन चार वेक्टर्स को ऐड किया तो हमें क्या मिला? रिजल्टेंट वेक्टर मिला। ठीक है ना? अच्छा, ये फॉर्मूला नहीं है, मेरी बात समझिएगा, ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ आपने इस ग्राफिकल मेथड को मैथमेटिकली लिख के दिखाया है बस, ये फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको ए का मैग्नीट्यूड गिवन हो, या बी की वैल्यू गिवन हो, या सी की वैल्यू गिवन हो और डी की वैल्यू गिवन हो, तो आपने पता चला यहां पर सबकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया प्लस करके, सर आपने तो बताया था फॉर्मूला है। नहीं भाई, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बस ये बता रहा है कि आपने जब इन तमाम वेक्टर्स को प्लस किया तो हमें रिजल्टेंट मिला, बट इट इज नॉट द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना? तो जो ग्राफिकल मेथड होता है उसका सॉल्यूशन हम कभी भी फॉर्मूला से नहीं करते, इसका सॉल्यूशन हम हमेशा ग्राफिकली ही करते हैं, स्केल की मदद से, डी की मदद से। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपको रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए कि ये है कितना, तो आपको यहां पर स्केल चाहिए होगा, आप स्केल रखें और स्केल से चेक कर लो कितने सेंटीमीटर का बन रहा है, इस तरीके से करते हैं। तो याद रखिएगा, इट इज नॉट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। इसको मैं लिखवा देता हूं, दिस इज जस्ट द मैथमेटिकल
रिप्रेजेंटेशन, this is just the mathematical representation of head to tail rule, head to tail rule, but not the formula. फॉर्मूला नहीं है, नॉट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, मैंने यहां पर एक नोट लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हेड टू टेल रूल की, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है। आर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है रिजल्टेंट वेक्टर्स को ऐड करने का, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास जो वेक्टर्स की जो एडिशन होती है, एक बात याद रखिएगा, ये कम्यूटेटिव होती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है, और ये एसोसिएटिव भी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, उसको भी ओबे करती है। मतलब वेक्टर एडिशन जो होती है, वेक्टर्स की जो एडिशन होती है, वो कम्यूटेटिव भी होती है और वो साथ साथ एसोसिएटिव भी होती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज को वेक्टर एडिशन ओबे करता है। ये कैसे करता है, ये मैं आपको बता देता हूं, देखें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक मैथमेटिकल टर्म है, और इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, और खासतौर पर अगर एडिशन की बात की जाए, एडिशन किसी भी दो वेक्टर्स की एडिशन, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको ये बताती है कि अगर आप एडिशन का ऑर्डर चेंज करें, तो अगर एडिशन के ऑर्डर के चेंज होने से आंसर पर फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्टेंट पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए प्लस बी हमेशा बराबर आता है बी प्लस ए के। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इस प्रॉपर्टी की। मतलब आप ए प्लस बी करें या आप बी प्लस ए करें, आंसर एक ही आएगा। तो इफ वी आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स and if there is no effect on the resultant, yeah, if there is no effect on the answer, then it means that it obeys commutative law, yeah, it obeys commutative property. इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके भी चेक कर सकते हैं हम लोग, और पता है ऑलरेडी हमने अच्छा नहीं, इसको अभी हमने नहीं किया, इसको हम प्रूफ करके चेक कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहां पर कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो, देखें यहां पर बना के दिखाता हूं मैं, ये फर्स्ट वेक्टर और ये हमारे पास आ गया सेकंड वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। हमें दो वेक्टर्स गिवन है, एक ए और एक बी। आपसे कहा जा रहा है इनका पहले ए प्लस बी फाइंड करें और फिर इन्हीं का बी प्लस ए फाइंड करें, ठीक है। तो पहले ए प्लस बी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ए और बी इन दोनों का हमने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं ए प्लस बी से स्टार्ट करूं, ए प्लस बी से स्टार्ट करूं, यानी कि प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा, आर मिलेगा ना। चलो आर को छोड़ दो, ए प्लस बी से हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई ग्राफिकल मेथड है, जाहिर सी बात है, तो ग्राफिकली ड्रॉ करना पड़ेगा। दो वेक्टर्स हैं, इसके मुताबिक पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन करेंगे। तो देखो पहले हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट वेक्टर, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वेक्टर, जैसे गिवन होगा वैसे ही बनाना है। ये देखो ये ए वेक्टर इस तरफ था तो मैंने ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ए वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है। तो देखो सेकंड वेक्टर की टेल यहां से ज्वाइन होगी और उसी डायरेक्शन में जहां पर गिवन है। ये देखो ये आ गया बी वेक्टर,
ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल दोनों को ऐड कर दिया, मतलब ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट के हेड से सेकंड के टेल को ज्वाइन कर दिया। अब बारी है इन दोनों के रिजल्टेंट को ड्रॉ करने की। तो रिजल्टेंट का तरीका क्या होता है, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक। तो ये देखो, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक ये आपने वेक्टर बनाया, और इस रिजल्टेंट को हम कहेंगे ए प्लस बी के बराबर है। यानी कि यहां पर जो रिजल्टेंट आया वो कब मिला, जब आपने ए में प्लस किया बी को। ऐसा ही है ना, जब आपने ए में प्लस किया बी को, तो इस रिजल्टेंट को आप आर कहेंगे, और साथ साथ इसको हम आर बराबर है ए प्लस बी के। अब इसी तरीके से आप इसका बी प्लस ए फाइंड करके चेक करें, बी प्लस ए, यानी कि अब ऑर्डर में पहला वेक्टर बी है और फिर ए वेक्टर बाद में है। वहां पर ऑर्डर में ए पहले था और बी बाद में था। अब यहां पर फर्स्ट वेक्टर बी है और सेकंड वेक्टर ए है, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मुझे यहां पर बी को पहले ड्रॉ करना है। तो भाई देखो, पहले हम बी को ड्रॉ करेंगे। ये देखो बी कैसे, ये आ गया बी वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले हम ड्रॉ करेंगे बी वेक्टर। ये आ गया बी वेक्टर एज इट इज, बी वेक्टर को ड्रॉ किया। अब हमें पता है क्योंकि बी यहां पर फर्स्ट वेक्टर है और ए यहां पर सेकंड है, तो बी के हेड से सेकंड की टेल को ज्वाइन करेंगे, और सेकंड कौन है, ए। तो ए को एज इट इज यहां से बनाएंगे, और ये सीधा सीधा यहां बन जाएगा, यह आ गया ए वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। अब बारी है इनके रिजल्टेंट को ड्रॉ करने की। तो रिजल्टेंट कहां से, फर्स्ट की टेल से। मैं इसको फर्स्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑर्डर में पहले आ रहा है बी, वहां पर पहला ए था क्योंकि ऑर्डर में ए पहले आ रहा था, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट की टेल से लास्ट वाले के हेड तक सीधा सीधा एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, और इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट कब मिला, जब आपने इस बार बी प्लस ए किया, बी प्लस ए किया। और अब आप नोट करो, ये रिजल्टेंट चेक करो, ये रहा रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट चेक करो, ये सेम ही तो है। इनकी डायरेक्शन भी 100% सेम होगी, इनका मैग्नीट्यूड भी 100% सेम होगा, जरा सा भी फर्क नहीं होगा, ना तो एंगल में और ना ही इनके मैग्नीट्यूड में। हो सकता है आपको दिखने में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा हो, क्योंकि मैं ह्यूमन हूं, जाहिर सी बात है ह्यूमन एरर हो सकता है बनाने में। जब आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे विद एग्जैक्ट वैल्यूज, तो आप वहां पर प्रूफ करेंगे, बल्कि आप मतलब वहां पर आप चेक करेंगे कि ये रिजल्टेंट एग्जैक्टली वही बनेगा जो यहां पर बना है। तो इसका मतलब यहां जो रिजल्टेंट मिला आपको, वो कब मिला, जब आपने बी में प्लस किया ए को। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करें, क्योंकि यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, तो आर की वैल्यू ए प्लस बी, मतलब बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो, आर की वैल्यू ए प्लस बी, आर की वैल्यू बी प्लस ए, दोनों को कंपेयर कर लो, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी हमेशा बराबर होगा बी प्लस ए के। इसका मतलब वेक्टर्स के ऑर्डर को चेंज करने से उनके रिजल्टेंट के ऊपर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर्स के ऑर्डर को चेंज करने से उनके रिजल्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब वेक्टर की जो एडिशन होती है, वेक्टर्स की जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। इसी तरीके से मैंने आपको एक और चीज बनाई थी, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप नोट कर लिएगा बाद में ना। मैंने आपको इसी तरीके से एक चीज और बताई थी कि ये एसोसिएटिव भी होता है। मतलब एक तो वेक्टर्स की जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करती है, और एक ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करती है। अब मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन।
and there are two. One is commutative and the other is associative. Associative property of vector addition. अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? फर्क बड़ा आसान करके अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे आसान डिफरेंस ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की वो अप्लाई होती है 2 वेक्टर्स पर और ये अप्लाई होती है 3 वेक्टर्स पर। इतना सा फर्क है। अगर 3 वेक्टर्स की एडिशन की बात करेंगे तो वो ओबे करेगा एसोसिएटिव, यानी कि उस पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास हो गए ही 2 वेक्टर्स तो 2 वेक्टर्स में पहली बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी भी नहीं होती। दो वेक्टर्स में हम हमेशा सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहले काम ही करता हूं, इस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल इक्वेशन होती है वो लिख के बताता हूं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की इक्वेशन क्या होती है? ए प्लस बी हमेशा बराबर होगा बी प्लस ए के। ऐसे इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो आप ये बताएंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या इक्वेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 वेक्टर्स हैं, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? पता है इसमें डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है एडिशन के ऑर्डर का। वहां पर सिर्फ 2 थे, ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के, मतलब आपने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया वेक्टर्स का। यहां पर वेक्टर के एडिशन का ऑर्डर चेंज है। मतलब देखो, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, 3 वेक्टर्स में से सबसे पहले आपने क्या किया, ए और बी को ऐड किया, और ए और बी को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें सी को ऐड किया, तो फिर वो फाइनल रिजल्ट होगा। और राइट साइड पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बी और सी को ऐड कर रहे हैं और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम ए में ऐड करेंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 2 स्टेप्स हैं, दोनों साइड्स पर 2-2 स्टेप्स में 2-2 स्टेप्स हैं। एक साइड पर पहले ए और बी की एडिशन, फिर उसको सी में ऐड कर रहे हैं, और इस वाले साइड पर पहले बी और सी की एडिशन और उसको फिर ए में ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से भी हमेशा रिजल्टेंट सेम आता है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे सर आपने ग्राफिकली समझाया था, हमें मेहरबानी करके इसको भी ग्राफिकली समझा दें, तो कोई मसला नहीं, इसको भी आपको मैं ग्राफिकली जो है वो समझा देता हूं, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं सबसे पहले ना। आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और वो 3 वेक्टर्स ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला वेक्टर ए, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर बी, और ये हमारे पास तीसरा वेक्टर यानी कि सी। ये 3 वेक्टर्स आपको गिवन है। ऐसा नहीं कर देना है सर आपने दूर दूर की बना दी है, इनको जोड़ देते, पता चला इनको करीब लाके जोड़ दिया, तो वो तो अजीब ही कर दिया आपने, फिर तो एडिशन नहीं होगी ना। तो जोड़ने के लिए आपने क्या करना होता है, ऑर्डर में चलना होता है, ए के हेड से बी की टेल, बी के हेड से सी की टेल। ऐसे नहीं सर, थोड़ा सा गैप नजर आ रहा था, आप इनको ज्वाइन कर देते ना। तो ज्वाइन क्यों करेंगे भाई, एडिशन ऐसे थोड़ी होती है, अकॉर्डिंग टू रूल होती है ना। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पहले हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करना होगा, फिर हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड को ड्रॉ करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, यानी कि ए प्लस बी एंड देन प्लस सी। हम पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, यानी कि ब्रैकेट में जो 2 वेक्टर्स हैं सबसे पहले आप उनको ऐड करें। तो भाई ब्रैकेट में कौन कौन सा है, ए और बी। तो सबसे पहले आप ए ड्रॉ करें और ए को के साथ ज्वाइन करें बी को। तो तरीका वही है जो हमने सीखा हुआ है, तरीका वही है, हमेशा उस पर स्टक रहना। हेड टू टेल रूल मेथड हर मेथड में इन्वॉल्व है। अगर हेड टू टेल रूल नहीं आता, अगर वो आपका कच्चा है, उस पर ग्रिप नहीं है, तो यहां पर आके हमेशा कंफ्यूज रहोगे।
अगर उस पर ग्रिप अच्छी है तो इस किस्म के मेथड्स या इस किस्म के जो बड़े बड़े वेक्टर्स की डायग्राम होती है उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। वो आपका पक्का होना चाहिए, हेड टू टेल रूल, ठीक है ना। अब चलो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ए ड्रॉ करना है। एज इट इज ए ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। ए के हेड से बी वेक्टर, देखो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं ना, ए के हेड से बी वेक्टर को ज्वाइन करेंगे, सॉरी ए के हेड से बी वेक्टर की टेल को ज्वाइन करेंगे, और बी ऐसे गिवन है, तो ये देखो ये आ गया बी वेक्टर, कर दिया ज्वाइन। तो हमने अभी फिलहाल क्या किया, ए प्लस बी किया, फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल को ज्वाइन कर दिया। तो अब पता है, अब पहले आपने इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना होगा अलग से। अब क्या मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बना सकता हूं? जी सर बना सकते हैं, तो आप बना दें। फर्स्ट की टेल से लास्ट वाले के हेड तक, तो देखो ये हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट है, फाइनल नहीं, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। और इस रिजल्टेंट का नाम क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है ना। स्लो स्लो चल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में दो वेक्टर्स थे ए और बी, तो ए के साथ ज्वाइन कर दिया बी को, और जब हमने ए के साथ बी को ज्वाइन किया तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट मिला, यहां से लेकर यहां तक। ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, जिसका नाम क्या रखा हमने, ए प्लस बी। इसको आर इस वजह से नहीं कह रहे क्योंकि आर हमारा फाइनल होगा, तो इसको यहां से लेकर यहां तक वाले रिजल्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी। अब हमें ए प्लस बी नजर आ गया, ये रहा ए प्लस बी वैक्टर। अब ए प्लस बी में हमें प्लस करना है सी, तो भाई जो ऑलरेडी ए प्लस बी वैक्टर बना हुआ है यहां से लेकर यहां तक ये रहा ए प्लस बी, इसमें ज्वाइन कर दो सी वेक्टर, और सी वेक्टर ये रहा। तो मैं सी वेक्टर की टेल को ए प्लस बी वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन करूंगा, तो देखें सी वेक्टर, यह आ गया सी वेक्टर, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले ए और बी को ऐड किया तो मुझे ए प्लस बी मिला। अब हम इस ए प्लस बी में सी को ऐड कर रहे हैं, ये देखो ए प्लस बी मिल गया, अब उसमें प्लस कर रहे हैं सी को, तो ए प्लस बी में सी को ऐड कर दिया। अब हमें ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट बनाना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बना सकते हैं ना भाई, ए प्लस बी फर्स्ट फैक्टर है, ये देखो ये फर्स्ट फैक्टर है, अब ये मिलकर एक ही हो गया, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। तो भाई इस पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक अब आपने यहां पर रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। ये सबसे आखिर में बना, और इसका नाम बेसिकली क्या है, ये आर है। और ये आर पता है आपको कब मिला, जब आपने पहले ए और बी को प्लस किया और इनको एक वेक्टर बनाया, और उसके बाद फिर आपने प्लस कर दिया इसके साथ सी को। तो बेसिकली सबसे एंड में मैंने जो ब्लू कलर का बनाया ना, ये ब्लू कलर का इस वाले का नाम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है ना। सब अलग अलग थे, सबको जोड़ के दिखाया है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। अच्छा अब राइट हैंड साइड को चेक करिएगा, राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हमें किसकी एडिशन करनी है, सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो अब हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है ब्रैकेट से, और ब्रैकेट में कौन है, पहले बी है और सी है। तो बी में पहले हम सी को प्लस करेंगे, है ना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द हेडिंग। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में फर्स्ट फैक्टर बी है, तो बी ढूंढो कहां है, बी कहां है, ये रहा बी। तो सबसे पहले बी को ड्रॉ कर दो, ये आ गया बी वेक्टर, ये आ गया बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर एज इट इज ड्रॉ कर दिया। अब बी में प्लस करना है सी, यानी कि बी के हेड से सी वेक्टर ज्वाइन कर दो, और सी वेक्टर कौन सा है, ये वाला। तो सी की टेल स्टार्ट होगी बी के हेड से, और ये आ गया सी वेक्टर। बताओ सही किया, जी सर बिल्कुल सही किया, अकॉर्डिंग टू रूल्स किया। तो बी में ज्वाइन किया सी, तो अब मुझे बताओ जब मैं बी और सी को ज्वाइन कर लूंगा तो इनका भी तो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा पहले, ये मिलकर एक रिजल्टेंट तो बनाएंगे ना, जिसका नाम होगा बी प्लस सी। ये अलग से बी, ये अलग से सी, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट होगा यहां से लेकर यहां तक वाला, ये इस वाले रिजल्टेंट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बी प्लस सी। ये इस फैक्टर का नाम है, यहां पर इस फैक्टर का नाम ये था ए प्लस बी, ठीक है।
तो बी के साथ सी ज्वाइन किया तो आपको मिला बी प्लस सी। अब हमने बी प्लस सी बना लिया, ये बी प्लस सी आ गया। अब हमें ए में प्लस करना है बी प्लस सी, यानी कि ऑर्डर में ए पहले और बी प्लस सी वाला वेक्टर बाद में। तो बी प्लस सी वाला वेक्टर कहां है, ये रहा, और ऑर्डर में ए वेक्टर पहले आएगा, यानी कि ए वेक्टर के हेड से बी प्लस सी की टेल स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखो ना, अब मैं यहां पर ए वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं, ये रहा ए, ये देखो मैं यहां से ए वेक्टर बना देता हूं लाइक दिस, ये आ गया ए वेक्टर। आप चाहो तो अलग से भी बना सकते हो, अलग से, बिल्कुल अलग से। अब आप नोट करो, क्या आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट है, इसके मुताबिक ए प्लस बी प्लस सी। तो पहला कौन सा है, ए के हेड से बी प्लस सी आ रहा है, ये देखो बी प्लस सी की टेल ज्वाइन हुई हुई है ए के हेड के साथ। तो ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी। अब ए और बी प्लस सी का हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वेक्टर कौन है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ये पहला है और ये दूसरा है। तो इसकी टेल से इसके हेड तक, बी प्लस सी के हेड तक ये ड्रॉ करते हैं यहां तक। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट है। और ये रिजल्टेंट कब मिला, जब हमने पहले बी प्लस सी फाइंड किया, पहले बी प्लस सी फाइंड किया, उसके बाद ए में प्लस किया बी प्लस सी को। बी प्लस सी में ए में नहीं, बी प्लस सी में ए को नहीं, पहले हमने बी प्लस सी फाइंड किया, उसके बाद ए में प्लस किया बी प्लस सी को, तो हमें रिजल्टेंट मिला। अब आप चेक करके बताओ कि क्या ये वाला रिजल्टेंट और ये वाला रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है। जी सर बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, बस फर्क क्या है, आपने एडिशन का ऑर्डर चेंज किया है। तो याद रखिएगा, अगर हम एडिशन के ऑर्डर को चेंज करें तो रिजल्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये मैंने आपको यहां पर डिटेल के अंदर प्रूव करके दिखाई। 3 वेक्टर्स बनाए, उनको पहले इस वाले ऑर्डर में ऐड किया तो हमें आर मिला, फिर हमने इन्हीं 3 वेक्टर्स को इस वाले ऑर्डर में ऐड किया, फिर हमें वही सेम रिजल्टेंट मिल गया दोबारा से, सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन का। आप चाहें तो इसको बकायदा स्केल्स के साथ प्रूव कर लिएगा, आपको हमेशा बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव इज फॉर 2 वेक्टर्स, मैक्सिमम 2 वेक्टर्स के लिए कम्यूटेटिव होता है, और फिर हमारे पास एसोसिएटिव जो होता है वो 3 वेक्टर्स के लिए होता है। ये फर्क होता है हमारे पास, ठीक है। ये पानी देना है। तो भाई हमने आज बड़ी लंबी क्लास हो गई, जिसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो रिजोल्यूशन को पढ़ा, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर को पढ़ा, ठीक है, 4 फॉर्मूला वो डिराइव किए, फिर उसके बाद हम वेक्टर की एडिशंस की तरफ आ गए थे। तो फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने, अच्छा यूनिट वेक्टर से भी स्टार्ट किया था ना हमने। एक्चुअली हमने आते ही सबसे पहले जो हमें थोड़ा सा टाइम लगा वो किस में लगा, यूनिट वेक्टर की प्रॉब्लम्स में लगा। हमने पहले सीखा कि यूनिट वेक्टर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्चुअली हमने पहले कैलकुलेशन सीखी यूनिट वेक्टर की, उसके बाद हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के 2 फॉर्मूला बनाए, फिर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर के 2 फॉर्मूला बनाए, और उसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को स्टार्ट किया। तो हेड टू टेल रूल समझा, हेड टू टेल रूल समझने के बाद डायरेक्ट में आ गया उसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, और फिर मैंने आपको इसकी दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखाई। एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जाहिर सी बात है वर्डिंग्स वगैरह जो है वो मैंने यहां पर नहीं लिखवाई, तरीका समझ आ जाए तो वर्डिंग्स तो आपको हर जगह मिल जाती हैं। मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट का समझ आना। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो वर्डिंग्स तो आप एक दफा बुक में या नोट्स में कहीं से भी देखकर फिर आप उन वर्डिंग्स को अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं। मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि एक्चुअली उस टॉपिक का फील क्या है, उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते क्या है या बनाते किस तरीके से हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अब मैंने इन दोनों प्रॉपर्टीज में आपको कोई वर्ड्स वगैरह नहीं लिखवाए, लेकिन काम की चीज मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया बस। अब आपके ऊपर है, आप
अपनी जो जो आपकी बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक्स हैं या जो नोट्स हैं, आप उसमें से वर्डिंग्स को कॉपी करके या एक दफा नजर मार के उन वर्ड्स को इनके साथ लिख सकते हैं। ठीक है। अभी जो वेक्टर के एडिशन है उसके हमारे पास जो मेथड्स हैं वो बाकी हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम फिर उन मेथड्स को भी कवर करके फिर नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। चलें भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अच्छा। ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।